जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल परफेक्ट इन्फो में। दोस्तों, अधिकतर सैनिक अपने जीवन का 80% समय देश की सेवा, मातृभूमि की रक्षा करते हुए निकाल देता है। जब वह सेवानिवृत्त होकर के आता है तब उसकी आय यानी कि उसकी आमदनी आदि से भी कम हो जाती है और उस समय उसके कंधों पर खर्चे का भारी भरकम बोझ रहता है, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा में पढ़ाई लिखाई, बच्चों का सेटलमेंट, बच्चों की शादी तथा अनेक सामाजिक रीति रिवाजों का निर्वाह। दोस्तों, अगर ऐसे समय पर किसी एजेंसी द्वारा, किसी संस्था द्वारा अगर उसकी कोई सहायता कर दी जाए, उसको कोई ग्रांट मिल जाए, उसको कोई अनुदान मिल जाता है, तो वो उसके लिए बहुत राहत बड़ी खबर होती है, उसको बहुत मददगार सिद्ध होती है। दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित शादी अनुदान यानी कि मैरिज ग्रांट, जो कि 2 बच्ची के लिए 50,000 रुपये प्रति बच्ची के हिसाब से दिया जाता है, वो बहुत राहत भरी खबर सिद्ध होती है एक भूतपूर्व सैनिक के लिए। दोस्तों, यह अनुदान 1981 में 3,000 रुपये के साथ में शुरू हुआ था, जो कि 2007 में इसका संशोधन करके 16,000 रुपये प्रति बेटी कर दिया गया, जिसे 1 अप्रैल 2016 को यानी कि 1 अप्रैल 2016 को फिर इसका संशोधन करके 50 यानी कि 50,000 कर दिया गया है, जो आपको ऑनलाइन आवेदन करने पर मिलता है। आवेदन कैसे करना है, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी जानकारी आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाती है। आगे इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। शादी अनुदान के आवेदन के लिए वेबसाइट www.ksb.gov.in को क्लिक करने पर केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट खुलेगी। वेलफेयर वाली विंडो को खोलने पर 4 नंबर की योजना को क्लिक करने पर मैरिज ग्रांट योजना प्रदर्शित होगी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट का इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें आपको ग्रांट वाली विंडो खोलनी है। इसमें 14 नंबर की जो योजना है, 14 नंबर की जो स्कीम है, 14 नंबर का जो वित्तीय सहायता है मैरिज ग्रांट, वो खोल करके सामने आएगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन, पात्रता की शर्तें क्या हैं। सबसे पहले आवेदक भूतपूर्व सैनिक या उसकी विधवा, उसकी अनाथ बेटी होना चाहिए। तीनों में से कोई भी, या तो आवेदक भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए, या उसकी विधवा होना चाहिए, या उसकी अनाथ बेटी होना चाहिए। हवलदार व अन्य फोर्स की समतुल्य रैंक या इससे निचली वाली रैंक होनी चाहिए। बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए अन्य संस्था से वित्तीय अनुदान नहीं लिया हुआ होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के सैनिक दस्तावेज में बेटी का नाम दर्ज होना चाहिए। विवाह संपन्न होने की तारीख से 180 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन किया हुआ होना चाहिए। संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से डिपेंडेंट कार्ड, पहचान पत्र बना हुआ होना चाहिए। सिविल अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित शादी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सबसे पहले आपको आवेदन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वेबसाइट पर सबसे ऊपर लॉगिन, रजिस्टर्ड और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन 3 तरह के मेन्यू दिखाई देते हैं। तो आपको रजिस्टर करना है। उसमें इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आएगा, जो 2 पार्ट में। पार्ट फर्स्ट में आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में हु आर यू, ESM, ऑर्फन और बेडो, आप तीनों में से आप जो भी हैं वो टिक करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम, आपको अपना नाम डालना है। सर्विस नंबर ऑफ ESM, आपको आर्मी नंबर डालना है। डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग ESM आई कार्ड, आपका आर्मी आई कार्ड है तो आपको येस और नो 2 ऑप्शन है, वो आपको करना है। आगे टाइप ऑफ सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, आप किस में आपने सर्विस की है वो आपको सेट करना है। रैंक ऑफ एक्स सर्विसमैन, वो आपको डालना है। कंसर्न RSB यानी कि आपकी राज्य सैनिक बोर्ड कौन सी है, आप उस ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है उसको आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी भारत के अंदर जितनी भी राज्य सैनिक बोर्ड हैं सब खुल करके आ जाएंगे। तो जो भी आपका है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप राज्य सैनिक बोर्ड क्लिक कर लेंगे तो उसमें अलग से एक विंडो खुलेगी, वो है ZSB यानी जिला सैनिक बोर्ड आपका कौन सा है, वो आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आ जाएगा, वो आपको टिक करना है। उसके बाद में आपकी 3 तरह की आपको डेट लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनरोलमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट।
उसके बाद आप डेट ऑफ डेथ, अगर एक्स सर्विसमैन की डेथ के बाद में विडो या फिर ऑर्फन जो आपकी जो अनाथ बच्ची है अगर वो आवेदन कर रही है तो आपको इसमें डेट डालनी है, अन्यथा इसको खाली छोड़ना है। फादर अब्लिक हस्बैंड नेम लिखना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपका पार्ट 1 खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर आपका जो है एड्रेस है, एड्रेस में हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री और पिन कोड, ये सारी जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद नेम ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर, किसके नाम से बैंक का खाता है उसका नाम लिखना है, बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद बैंक ब्रांच का नाम लिखना है, आपकी ब्रांच कहाँ पर है वो लोकेशन डालना है, अकाउंट नंबर लिखना है, IFSC कोड डालना है, पेंशनर हैं या नॉन पेंशनर वो आपको टिक करना है। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे, आपकी जो रजिस्टर जो आपने ईमेल दिया हुआ है, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर मेल जाएगा, उस पर आपका पासवर्ड और आपका लॉगिन आईडी आएगा। उसको जैसे ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ ही आपका जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो आपको पता होना चाहिए। PPO की ज़रूरत है, अगर कोई वीरता पुरस्कारधारी है तो उसका DO पार्ट 2 होना चाहिए। डिस्चार्ज बुक के सारी पेज यानी कि क्रम वाइज आपको डालने हैं। अगर कोई ओवर कटिंग या ओवर राइटिंग है तो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के स्टैंप लगा करके प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक या फिर विधवा या फिर डिपेंड जो अगर आर्फन जो बच्ची है उसके डिपेंडेंट कार्ड है तो वो आपको डालना है। विवाह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार से प्रमाणित वाला होना चाहिए। बच्ची के नाम के दस्तावेज में दर्ज होने का सबूत होना चाहिए। आवेदक द्वारा स्वयं लिखित प्रमाण पत्र कि उसने शादी के अनुदान के रूप में किसी भी संस्था से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली है, ये वाला सर्टिफिकेट स्वयं जो आवेदक साइन करके अपलोड करेगा। बैंक खाते की दस्तावेज, आधार कार्ड, जो आपका एप्लीकेशन है उसका, ये एप्लीकेशन 3 पार्ट में है। पार्ट 1 के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा उसने अलग से उनकी पत्र संख्या 199 वेलफेयर SOP 2023-24 जो 2023 में एक लेटर जारी किया है उसके अनुसार इन्होंने अलग से रजिस्ट्रेशन और आवेदन के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। वो आप ऑनलाइन जो आपका केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट है उसके अंदर आप देख सकते हैं। मोटा मोटी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन में आपको जो पंजीयन करते समय सही आर्मी नंबर लिखना है तथा उसे 0 से शुरू नहीं करना है और अक्षर बड़े लेटर यानी कैपिटल लेटर में लिखता है, बिना स्पेस के लिखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो पंजीयन की समय दर्शाई गई है उसे हमेशा एक्टिव रखना है यानी कि चालू रखना है। यदि लॉगिन आईडी और पासवर्ड से संबंधित कोई क्यूरी है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आपकी केंद्रीय बोर्ड सैनिक बोर्ड की ईमेल के माध्यम से आप जो है जो ईमेल की जो ईमेल है वो KSB वेबसाइट helpline@gmail.com है। इस पर आप संबंध करके आपकी समस्या का सॉल्व कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु होने पर प्रोफाइल पंजीयन को परिवर्तन करना है यानी कि चेंज करना है। उसमें विधवा का नाम की जानकारी डालनी है और ये उसमें जो निर्देश दिए हुए हैं उसके अनुसार उसको प्रोफाइल को चेंज करके सेव करना है। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर, आवेदन को किस तरीके से भरते हैं उसके भी उस पत्र के अंदर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले एप्लीकेंट नेम, आवेदक का नाम डिस्चार्ज बुक के अनुसार सही नाम भरना है। विधवा या आवेदक के नाम के बाद दिवंगत जो डाइड जो भूतपूर्व सैनिक है उसका नाम नहीं लिखना है। सर्विस नंबर यानी कि आर्मी नंबर डिस्चार्ज बुक के में दिए के अनुसार लिखना है और 0 आगे नहीं लगाना है और अक्षर बड़े कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे 692236 है उसके बाद में साथ में ही जो भी उसका लेटर है ऐप वो आपको साथ में ही डालना है बिना स्पेस छोड़े हुए। आधार कार्ड, आवेदक का आधार कार्ड नंबर भरना है। आवेदक सिर्फ भूतपूर्व सैनिक या उसकी विधवा या उसकी पुत्री हो सकती है। रैंक, सेवा के दौरान धारित जो भी आपकी उस समय रैंक थी वो आप ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है उससे सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज जो आपकी डिस्चार्ज बुक में दिया हुआ है, भर्ती की तारीख और सेवानिवृत्ति की तारीख वो आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ आवेदक की भरनी है। डेट ऑफ डेथ, यदि आवेदक विधवा या फिर बच्ची है तो आपको जो है ये डेट भरनी है, अदरवाइज उसको खाली छोड़ना है।
राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड जो आप का नाम आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में है उसको सेलेक्ट करके जो भी आपकी राज्य सैनिक बोर्ड है वो भरना है। उसके बाद में आपका जिला सैनिक बोर्ड का नाम भरना है। उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरीके का जो आवेदन है उसका इंटरफेस होगा। उसके बाद आप जो है पार्ट 2 में क्या क्या भरना है, सबसे पहले ये आपका अकाउंट की डिटेल है, नेम ऑफ बैंक अकाउंट नंबर यानी कि बैंक के जो खाता धारक का नाम है, बैंक पासबुक या चेक बुक में जो नाम दर्शाया गया है वही भरना है। बैंक का नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिया हुआ उसको सेलेक्ट करना है। ब्रांच का नाम, बैंक की जगह का नाम लिखना है, बैंक का नाम जगह की जगह नहीं लिखना है। अकाउंट नंबर, खाता संख्या डालना है। उसके बाद IFSC कोड जो आपके बैंक पासबुक और चेक बुक में दिया हुआ है वो आपको लिखना है। पार्ट 3 एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन टाइप या ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट करना है कि डॉटर यदि भूतपूर्व सैनिक की पुत्री की शादी है या विडो दिवंगत भूतपूर्व सैनिक की विधवा की दूसरी शादी है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में है वो आप सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नंबर ऑफ डॉटर्स फॉर हुम अप्लाइंग, आपके जो है उसमें फर्स्ट और सेकंड 1 या 2 वो होगा, उसको सेलेक्ट करना है जो भी है। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं और कहाँ अपलोड करना है ये सारा वेबसाइट के अंदर दिया होता है। उसके बाद में आपको नीचे जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में सेव, प्रिंट, सेव एंड फॉरवर्ड और कैंसिल, ये 4 तरह के ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आपको श्योर होना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन सही तरीके से भरा है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। उसके बाद आप एप्लीकेशन को प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट ले करके आप चेक कर सकते हैं, दे सकते हैं। जब आप श्योर हो जाते हैं कि मेरे एप्लीकेशन में किसी तरह की कोई गलती नहीं है, मेरा आवेदन बिल्कुल सही भर गया है, उसके बाद सेव एंड फॉरवर्ड पे जब आप टिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन आगे चले जाएगा। अगर आपने सेव कर दिया तो आपका एप्लीकेशन वहीं कंप्यूटर में पड़ा रहेगा। ये ध्यान रहे कि आपको सेव एंड फॉरवर्ड वाले को क्लिक करने के बाद ही आपका आवेदन आगे जाएगा। डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है, सबसे पहले मूल प्रति की छवि यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन्हीं को अपलोड करना है। भूतपूर्व सैनिक की सेवा की जो डिस्चार्ज बुक है वो सारे पेज करने हैं, उसमें कोई कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। अगर कटिंग और ओवर राइटिंग है तो वो डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर अफसर से स्टैंप लगा करके उसको प्रमाणित करना है। आवेदक का पहचान पत्र यानी कि आई कार्ड और आधार कार्ड ये सब ओरिजिनल अपलोड करने हैं। यदि बच्ची का नाम डिस्चार्ज बुक में नहीं है तो उसकी जन्म का DO पार्ट 2 है उसको स्कैन करके लगाना है, जो कि रिकॉर्ड आप इसके स्टैम्प से प्रमाणित हो या फिर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की स्टैम्प से प्रमाणित हो, ये ध्यान होना चाहिए। यदि नाम में परिवर्तन है तो उसका रिकॉर्ड DO पार्ट 2 आर्डर को भी अपलोड करना है। इस संबंध में शपथ पत्र को अपलोड नहीं करना है, शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। शादी के दिन बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। सीरियल नंबर 2 में यदि पारिवारिक ब्यौरे में जन्म तिथि दर्ज नहीं है तो उसका रिकॉर्ड का DO पार्ट 2 ऑर्डर को अपलोड करना है तथा सिविल अथॉरिटी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं क्लास की अंक सूची को अपलोड करना है। पार्ट 3 मैरिज सर्टिफिकेट या मैरिज रजिस्टर द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट या शादी प्रमाण पत्र कंप्यूटर वाली कॉपी को अपलोड करना है। मैनुअली या हाथ से लिखा हुआ शादी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ विशेष परिस्थिति में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित शादी प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में केंद्रीय सैनिक बोर्ड के फॉर्मेट के अनुसार मैरिज ग्रांट सेल्फ डिक्लेरेशन विभाग अनुदान का जो स्वघोषणा पत्र है को आवेदक द्वारा हस्ताक्षर करके अपलोड करना है। यदि आवेदक विधवा है या अनाथ बच्ची है तो दिवंगत भूतपूर्व सैनिक का नाम वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ के बाद में भरना है। सेल्फ डिक्लेरेशन के सर्टिफिकेट ये इस तरीके से जो वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है आप उसको निकाल करके और ये फॉर्मेटेड के अनुसार ये भर के और साइन करके अपलोड कर सकते हैं। बैंक पासबुक का पहला पेज जो कि बैंक द्वारा प्रमाणित किया गया हो या फिर प्रिंटेड चेकबुक जिस पर खाता संख्या IFSC कोड तथा खाता धारक का नाम प्रदर्शित किया गया हो, हस्तलिखित डिटेल स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पर्श का PPO अपलोड करना है। यदि विधवा आवेदक है
और दिवंगत भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु की तिथि पीपीओ में अंकित नहीं है तो विधवा का पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड या सिविल अथॉरिटी द्वारा जारी दिवंगत भूतपूर्व सैनिक का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यदि अनाथ बच्ची आवेदक है तो दिवंगत भूतपूर्व सैनिक तथा सिपाही दोनों की मृत्यु के प्रमाण पत्र अपलोड करना, ये ध्यान होना चाहिए। आपका आवेदन किस किस संस्था के पास जाएगा, कितनी संस्था की कार्रवाई क्या होगी, कितना समय लगेगा, ये इस चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप आवेदन भर के आगे जैसे ही प्रस्तुत करेंगे, सबसे पहले जिला सैनिक बोर्ड के यूज़र के पास जाएगा। जिला सैनिक बोर्ड का यूज़र लॉगिन करेगा, उसका सत्यापन करेगा। अगर सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा करेगा, यानी कि इसको रिकमेंड कर देगा। यदि उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, तो आपको ईमेल के द्वारा, आपको मोबाइल में एसएमएस के द्वारा आपको फ़ोन करके बताया जाएगा। आप सुधार करके उसको 30 दिन के अंदर आपको अपलोड करना है और जैसे दोबारा आप सबमिट करेंगे वो फिर जिला सैनिक बोर्ड के यूज़र के पास जाएगा, वो लॉगिन करेगा, सत्यापन करेगा, सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा करेगा, यानी कि उसको रिकमेंड करके आगे भेज देगा। फिर उसके बाद जिला सैनिक बोर्ड के एडमिन के पास जाएगा। जिला सैनिक बोर्ड का एडमिन लॉगिन करेगा, सत्यापन करेगा, सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा करेगा, यानी कि रिकमेंड कर देगा। इसके लिए जिला सैनिक बोर्ड के पास में 7 कार्य दिवस यानी कि 7 वर्किंग डे का समय होता है। जैसे ही जिला सैनिक बोर्ड के एडमिन से आगे चला जाता है, राज्य सैनिक बोर्ड का यूजर है वो लॉगिन करेगा, सत्यापन करेगा और सही पाए जाने पर उसको जो है अनुशंसा करेगा, यानी कि उसको रिकमेंड करके आगे भेज देगा। उसके बाद राज्य सैनिक बोर्ड के एडमिन के पास में जाएगा। राज्य सैनिक बोर्ड का एडमिन भी यही कार्रवाई करेगा, लॉगिन करेगा, सत्यापन करेगा, सही पाए जाने पर उसको अनुशंसा करके यानी कि रिकमेंड करके आगे भेज देगा। इसके लिए राज्य सैनिक बोर्ड के पास में 14 कार्य दिवस यानी कि 14 वर्किंग डे का समय होता है। राज्य सैनिक बोर्ड के एडमिन से जैसे ही रिकमेंड होकर आगे चला जाता है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के यूज़र के पास में जाएगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड का यूज़र लॉगिन करेगा, सत्यापन करेगा, सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा यानी कि उसको रिकमेंड करके आगे भेज देगा। फाइनली वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के एडमिन के पास में जाएगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड का एडमिन लॉगिन करेगा, उसका सत्यापन करेगा, सही पाए जाने पर उसको अनुमोदित करेगा, यानी उसको सैंक्शन करेगा, उसको अप्रूव कर देगा। अप्रूव होने के बाद में वित्तीय सैंक्शन के लिए ये सक्षम प्राधिकारी के पास में जाएगा और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए 45 दिन का समय होता है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के लिए 30 दिन का समय है 3000 एप्लीकेशनों के लिए। 3000 से अगर अधिक एप्लीकेशन है तो 300 एप्लीकेशन के हर 300 एप्लीकेशन के लिए 7 दिन और चाहिए होते हैं। तो सक्षम प्राधिकारी से जैसे ही आपका फाइनेंशियल सैंक्शन हो जाता है, कंपिटेंट अथॉरिटी से जैसे ही फाइनेंशियल अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड की खाता अनुभाग यानी कि अकाउंट सेक्शन में जाएगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड का अकाउंट सेक्शन 15 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा और केंद्रीय सैनिक बोर्ड के वेलफेयर को बता देगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड का जॉइंट डायरेक्टर, उनकी जिम्मेदारी है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर वो 7 दिन के अंदर वो अपडेट कर देंगे, पेमेंट स्टेटस अपडेट करेंगे कि पेमेंट इनका हो गया है। उसके बाद यदि पात्रता है तो दूसरी सैनिक तथा उसकी विधवा को दूसरी बेटी की शादी के लिए नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प है। यदि 2 बेटियों की शादी एक ही समय या थोड़े अंतराल में हो रही है तो दोनों बेटियों की शादी के अनुदान के लिए आवेदन एक ही किया जा सकता है, लेकिन आवेदन 180 दिन के भीतर ही अपलोड होना चाहिए। ध्यान रहे, पात्र होने पर ही आवेदन को सही तरीके से जांच करने के बाद ही आगे भेजना है, सेव और सबमिट करना है, क्योंकि आवेदन कहीं से भी भरा जाए, किसी के द्वारा भी भरा जाए, लेकिन सत्यता और यथार्थता की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होती है। यदि गलत और अपात्र पाए जाने पर दोषी भूतपूर्व सैनिक को योजना से वंचित कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसका पहचान पत्र वापस लिया जा सकता है। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपकी पात्रता बनती है तो आप मैरिज ग्रांट के लिए यानी कि शादी अनुदान के लिए आवेदन आसानी से कर पाएंगे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए, अपने सुझाव भेजने के लिए आप कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से भी आप सुझाव और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो भेजें,
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे अगले आने वाली वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।